वेलकम चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं? जिस नियम के तहत कोई दो पदार्थ रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं तो उनके नियम देने वाले दो वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिकों का नाम था एंटोनी एल लेबोइजर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। ये दोनों इंग्लिश नाम है। लेबोइजर और प्राउस्ट ने मिलकर रासायनिक संयोजन के दो नियम निकाले थे अनेकों प्रयोग करने के बाद। कौन से दो नियम निकाले थे बच्चों? पहला नियम है इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ पर देखिए, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं जिसको हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पदार्थ की मात्रा है वो जितनी रासायनिक क्रिया से पहले होती है उतनी ही कैसी होती है, रासायनिक क्रिया के बाद भी उतनी ही होती है, ना वो घटती है ना बढ़ती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, उस एग्जाम्पल में आपको सोडियम कार्बोनेट की मात्रा दी है एथेनोइक अम्ल की। जब सोडियम कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एथेनोइट और जल। ये तीन पदार्थ बनते हैं। ये एरो का निशान क्या दिखा रहा है? ये तीन नए पदार्थ बनते हैं। तो हमें देखना है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन या की पुष्टि कैसे करता है। यहाँ पर आपको पदार्थ की मात्राएं दी हुई हैं। तो जो क्रिया कर रहे हैं दो पदार्थ 5.3 ग्राम है एक और दूसरा कितना है 6.0 ग्राम। तो जब हम इनकी मात्रा को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 11.3 ग्राम पदार्थ। तो टोटल पदार्थ हमने 11.3 ग्राम लिया है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है आपका? 2.2 ग्राम। सोडियम एथेनोइट कितना बन रहा है? 8.2 ग्राम। और जल कितना बन रहा है? 0.9 ग्राम। तो ये तीन पदार्थ बन रहे हैं। जब हम इनको जोड़ते हैं 9 2 11 12 13 की 3 1 8 और 2 10 और 1 11, तो हमें पदार्थ की मात्रा कितनी मिलती है जो रासायनिक अभिक्रिया के पहले थी। तो ये जो उदाहरण दिया हुआ है, इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जो इस बात की पुष्टि कर देते हैं, जो बताते हैं हमें कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, ना तो द्रव्यमान बनता है और ना विनाश होता है। जितना द्रव्यमान रासायनिक क्रिया से पहले था उतना ही रासायनिक क्रिया के बाद हमें प्राप्त होता है, चाहे वो तीन पदार्थों के रूप में मिले या चार पदार्थों के। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है आपका, दूसरा नियम हमें बताता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो अगर हम यौगिक लेते हैं, कोई यौगिक अभी आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में, आपने यौगिक बताया है इसमें दो या दो से अधिक तत्वों का इस्तेमाल होता है। दो या दो से अधिक तत्व जो हैं, तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व, तो ये नियम कहता है कि यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यानी उनका द्रव्यमान के हिसाब से जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व होते हैं। आपको पता है जल का फॉर्मूला क्या है? जल का सूत्र है आपका H2O। तो जल का सूत्र जब H2O है, इसमें हमने कितने तत्व लिए हैं? एक हाइड्रोजन लिया है, एक ऑक्सीजन लिया है। O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमने दो परमाणु लिए हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। जल हमें कहीं से भी प्राप्त हो, इसका जो अनुपात है 1:8। ये 1:8 कहाँ से आया? ये द्रव्यमानों का अनुपात है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। तो जब हमने हाइड्रोजन के दो परमाणु लिए तो हाइड्रोजन कितना ले लिया हमने? 2, एक का होता है, दो परमाणुओं का 2 हो गया, और ऑक्सीजन का एक परमाणु लिया 16। जब हमने इसका सरल अनुपात निकाला तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो ये आएगा 1:8, 1:8। तो आप जल कहीं से भी प्राप्त करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सरल अनुपात जो उसमें आएगा वो 1:8 आएगा। अगर आप 9 ग्राम जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेंगे तो 1 भाग क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, और 8 भाग क्या निकलेंगे? ऑक्सीजन। तो ये इसका सरल। आप किसी और का भी देख सकते हैं, जैसे अमोनिया।
NH3 ये अमोनिया होता है। अब अमोनिया में आपको अनुपात ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान के हिसाब से इनका अनुपात कितना होगा यह निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन का द्रव्यमान लिखेंगे और हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 3। नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, हाइड्रोजन का अभी आपने पढ़ा 1, 3 है तो 3 हो जाएगा ये। तो ये अनुपात क्या होगा, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात द्रव्यमान के हिसाब से 14:3 रहेगा, चाहे अमोनिया आपने कहीं से भी प्राप्त की हो। अमोनिया एक गैस होती है। इसी प्रकार आप CO2 में देखिए, CO2 आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें हमने 2 तत्व लिए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसका अनुपात हम कैसे निकालेंगे, इनके द्रव्यमानों से। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का अभी आपने पढ़ा था यहाँ पर 16 होता है, यहाँ पे 2 परमाणु लिए हैं तो 16 दूनी 32 हो गया ये, क्योंकि 2 लिए हैं हमने, 1 का 16 होता है, 2 का 32 हो जाएगा। अब हम इसको काट सकते हैं तो काट देंगे सरल अनुपात निकालने के लिए। तो देखिए दोनों को हम 4 से काट सकते हैं, 4 तियां 12, 4 अट्ठे 32। तो सरल अनुपात क्या आ गया इसका, 3:8 या 3:8। तो कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त हो वो क्या होगा, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का सरलतम अनुपात 3:8 मिलेगा। तो ये क्या है, ये स्थिर अनुपात के नियम है। अब स्थिर अनुपात के नियम हमने पढ़े हैं, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम परमाणु पढ़ेंगे कि परमाणु को हम क्या कहते हैं। परमाणु, सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, तो सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। जैसे जिस प्रकार मिस्त्री एक दीवार बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, कितनी भी दीवार या बिल्डिंग बना दे तो उसमें वो क्या इस्तेमाल करता है बच्चों, ईंटें। जिस प्रकार ईंट जोड़कर बहुमंजिला बिल्डिंग बन जाती हैं, उसी प्रकार परमाणु को जोड़कर क्या होते हैं, तत्व बनते हैं, यौगिक, और सभी पदार्थों की रचना होती है। तो सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। अब परमाणु को हम इसको कौन सा परमाणु कितना बड़ा है हम नापते कैसे हैं, इसे हम नैनोमीटर नामक एक इकाई है, नापने की इकाई है, इसमें नापते हैं हम। तो परमाणु त्रिज्या को हम नैनोमीटर में नापते हैं। यहाँ पर मीटर और नैनोमीटर का आपको रिलेशन दिखाया गया है। 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर, यानी 1 मीटर में खाली कितने हो जाएंगे, 10⁻⁹ नैनोमीटर हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा मात्रा है, बहुत सारे छोटे छोटे कण जो हैं 1 मीटर में आ जाएंगे। आप अगर हम इसका उल्टा पूछें कि 1 नैनोमीटर में मीटर कितने हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस में रखेंगे, 10⁻⁹ मीटर। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए ताकि आप सभी तत्वों के क्या निकाल पाएंगे, इससे आप तत्वों को कंपैरिजन करके उनके परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु की त्रिज्या को नाप सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे तत्वों के प्रतीक। तो तत्वों के प्रतीक पढ़ने के लिए हमें तत्व पता होने चाहिए, तत्वों के नाम पता होने चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, तत्वों के प्रतीक पता होने चाहिए। यहाँ पर देखिए ये एक इस कार्ड पर मैंने जो जनरल तत्व होते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तत्व लिखने का एक तरीका होता है, तत्व के ये नाम देने वाली एक संस्था है बच्चों, ये IUPAC कहलाती है। ये एक संस्था है IUPAC। ये संस्था क्या करती है, पहले इसका पूरा नाम जान लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इसका पूरा नाम है। ये संस्था का काम है सभी जितने भी तत्व हैं उन तत्वों का नाम और उनका संकेत या प्रतीक या सिंबल इस संस्था द्वारा दिया गया है। तो कभी कभी आपसे पेपर में इसका पूरा नाम पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC। इसके द्वारा क्या किया गया है काम, सारे तत्वों को नाम प्रदान किया गया है और तत्वों के सिंबल बनाए गए हैं। तत्वों के सिंबल 1 या 2 लेटर होते हैं। तो लेटर कैसे होते हैं, 1 या 2 लेटर जो हैं वो कहाँ पर कैसे लिखे जाएंगे, जब 2 लेटर का कोई सिंबल होता है, जैसे कि पहला है आपका कॉपर, तो कॉपर का जो सिंबल बना हुआ है वो CU है, तो इसमें हमेशा फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं और सेकंड लेटर स्मॉल लिखते हैं। किसी भी सिंबल को लिखने के लिए अगर उसका सिंबल 2 लेटर में है,
अगर उसका सिंबल सिर्फ एक लेटर है एस, सल्फर, तो सल्फर क्या होता है, सल्फर का जो सिंबल होता है सल्फर वो होता है एस। तो अगर अकेला लेटर है तो उसको हम कैपिटल लिखेंगे, अगर दो है जैसे आयरन, आयरन यानी लोहा, तो आयरन का जो सिंबल बनाया गया है वो एफ ई, तो एफ कैपिटल लिखना है और ई स्मॉल। कोई कर्सिव राइटिंग इसमें यूज नहीं करनी है। जो सिंबल हम लिखते हैं उनको नाम के सामने जब आप सिंबल लिखेंगे, दो लेटर का है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल। अगर सिंगल लेटर का कोई सिंबल है तो उसको हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ तत्वों के सिंबल लिखे हुए हैं। कॉपर Cu, आर्गन एक गैस होती है Ar। तो यहाँ पर सभी में आप अगर आप चेक करेंगे तो देखेंगे पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल आएगा। क्लोरीन Cl, L स्मॉल, C कैपिटल। कोबाल्ट CO, O स्मॉल एंड C कैपिटल। आयरन Fe, F कैपिटल, E स्मॉल। इसी प्रकार एल्युमिनियम A कैपिटल, L स्मॉल। फ्लोरीन एक होता है F, तो F अगर सिंगल लेटर है तो कैपिटल। आयोडीन I। स्वर्ण या गोल्ड जिसको कहते हैं AU, A कैपिटल, U स्मॉल। सल्फर S। जिंक Z कैपिटल, N स्मॉल। जिंक सोडियम Na। तो इसी प्रकार आप किसी भी पेपर पर या किसी कार्ड को बना लीजिए और इन तत्वों के नाम लिखकर उनके सिंबल को याद कीजिए, जिससे हम फॉर्मूले बनाएंगे और 10th में इक्वेशन बनाएंगे। आज का काम इतना ही करना है आपको, सारे तत्वों के नाम लिखने हैं, इन दिए गए तत्वों के, और नाम लिखकर क्या बनाने हैं, उनके सिंबल लिखने हैं और याद करने हैं। याद करने का अच्छा तरीका है, आप इस तरह लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर कागज की एक पट्टी रख लीजिए, नाम पढ़िए और उसका सिंबल बोलिए। नहीं आता है तो इसको देख सकते हैं आप। बार बार रिपीट करने से ये सभी आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।